तो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल डिकोड प्रीलिम्स पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने प्रत्यक्षवाद को चुना है, पॉजिटिविज्म को चुना है। ये सिद्धांत हमारी क्योंकि ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं पैदा होती हैं या समाज के अंदर जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उनको जानने से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम जान करके ही किसी उपाय का उपयोग कर सकते हैं समस्याओं के समाधान के लिए। तो संसार के अंदर विविध प्रकार की समस्याएं लोगों के अपने जीवन में भी प्रकट होती है और समाज के अंदर भी। तो ऐसे में इस सिद्धांत की बहुत वैल्यू है, तो इसीलिए मैंने सिलेक्शन किया है, ताकि आपके सामने एक बेहतर चीज़ जो है वो पेश की जा सके। ऑगस्ट कॉन्त का जो जन्म है 1798 में हुआ था फ्रांस के अंदर, और 1857 को इनकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि इनको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, तो इसलिए इनका सिद्धांत जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्होंने और बहुत सारे भी सिद्धांत दिए हैं, लेकिन मैंने इसी का सिलेक्शन किया है। प्रत्यक्षवाद क्या है, ये मानी सी बात, ऐसे जानना होगा। दूसरी बात यह है कि हमें इस सिद्धांत को सही तौर पर समझने के लिए कुछ बातों को समझना होगा। जैसे हमें यह जानना होगा, ऑगस्ट कॉन्त कहते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो निश्चित नियमों के तहत संचालित होता है, निर्देशित होता है और व्यवस्थित होता है। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि जो विशाल ब्रह्मांड हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, वो जो है वो प्राकृतिक नियमों के द्वारा संचालित होता है। उसमें जो भी गतिविधियाँ होती हैं वो नियमों के तहत होती हैं। साथ ही साथ जो भी घटनाएं घटती हैं उसको निर्देशित किया जाता है। यानी जो घटना जिस रूप में घटित होगी वो उसी रूप में घटित होगी, क्योंकि नियमों के तहत उनको उसी प्रकार का निर्देश मिलता है। इसी तरह से अगर कहीं ब्रह्मांड के अंदर कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है, अव्यवस्था पैदा हो जाती है, तो उसको ऑर्डर में लाया जाता है, व्यवस्था स्थापित की जाती है नियमों के द्वारा। तो ये बात ऑगस्ट कॉन्त ने बताई कि ब्रह्मांड जो है वो प्राकृतिक नियमों से चलता है और ये नियम पूरी तरह से अपरिवर्तनीय होते हैं, इनमें कभी बदलाव नहीं होता है। तो ये तो हमने समझा, यानी एक पहलू समझा। इस सिद्धांत को समझने के लिए हमने पहला चरण समझा। अब हम आते हैं दूसरे पहलू पर। ऑगस्ट कॉन्त कहते हैं कि जो नियम हम प्रकृति में देखते हैं, यानी जो भी घटनाएं घटती हैं प्रकृति में, उसके पीछे निश्चित नियम होते हैं। उसी तरह से समाज के अंदर भी जो घटनाएं घटित होती हैं उनके पीछे भी निश्चित नियम होते हैं। समाज के अंदर कोई भी घटना मनमाने ढंग से घटित नहीं हो सकती, आकस्मिक नहीं हो सकती। यानी अचानक कोई घटना अपने आप बिना कारण के घटित हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आकस्मिक का यही मतलब है कि बिना किसी कारण के कोई चीज़ हो जाना। तो समाज के अंदर चाहे वो छोटी घटना हो, चाहे वो बड़ी घटना हो, हर घटना के पीछे कोई ना कोई सामाजिक नियम रहते हैं। वो बात दूसरी कि हम नियमों को समझ नहीं पाते हैं। ये बात हमने पहलू समझ लिया कि जिस तरह से ब्रह्मांड के अंदर प्राकृतिक नियमों से व्यवस्था चलती है, उसी तरह से समाज के अंदर जो घटनाएं घटती हैं, जो कुछ भी होता है, उसके पीछे निश्चित सामाजिक नियम होते हैं। ये आया, यानी हमने दूसरा चरण समझा। अब हम आते हैं तीसरे पक्ष पर। तीसरी बात क्या है कि हम ब्रह्मांड में जो भी प्राकृतिक नियम हो उसको कैसे जानते हैं? प्रयोग के आधार पर, एक्सपेरिमेंट के आधार पर। तो वैज्ञानिक विधियों को प्रयोग करके हम वैज्ञानिक नियमों को जानते हैं। यानी उन नियमों को हम कैसे जान पाते हैं? हम किसी तथ्य का अवलोकन करते हैं, उसको प्रयोग में लाते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं, तब जाकर नियमों की स्थापना हो पाती है। तो वैज्ञानिक पद्धति पूरी तरीके से प्रयोगात्मक है, एक्सपेरिमेंटल है, प्रयोग पर आधारित है। जब हम किसी तथ्य का चुनाव करते हैं तो फिर उसको हम कई चरणों से गुजारते हैं और देखते हैं कि हर बार नतीजा जब वही आता है और वो नतीजा यूनिवर्सल होता है, हर जगह वही रिजल्ट आ रहा है, तो फिर हम नियमों की स्थापना करते हैं, विज्ञानों में नियमों का हम निर्माण करते हैं। तो जो वैज्ञानिक नियम होते हैं वो पूरी तरीके से प्रयोग के आधार पर निर्मित होते हैं। तो ऑगस्ट कॉन्त कहते हैं कि समाज के अंदर भी इन्हीं वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करना चाहिए। जो वैज्ञानिक पद्धति होती है वो अवलोकन पर आधारित होती है, निरीक्षण, परीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, इस पर आधारित होती है।
तो हमें इन्हीं का प्रयोग करके समाज के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं उसके पीछे जो नियम काम कर रहे हैं उनको जानने की कोशिश करनी चाहिए। उससे होगा क्या कि समाज में जो भी घटना घटेगी तो अगर किसी विपरीत परिस्थिति का निर्माण हो रहा है तो हम नियमों को जान करके सही विकल्प का चुनाव करेंगे ताकि उस घटना को रोका जा सके। अगर कोई रोग हो गया है और दवा हमारे पास है तो उस दवे के ज़रिए उस रोग को दूर कर लेंगे, लेकिन अगर हमको दवे का ही ज्ञान नहीं है तो फिर उस रोग से क्या होगा, हमको पीड़ा पहुंचती रहेगी। तो इसलिए अगस्त्य कौंत कहते हैं कि समाजशास्त्र के अंदर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो हमने तीसरी बात जान ली। तो ये वैज्ञानिक विधियां जो हैं उसको अगस्त्य कौंत ने अपने प्रत्यक्षवाद में इन विधियों का प्रयोग भी बताया है, यानी इनका उल्लेख ही किया है, जो 4 प्रकार की हैं। पहली विधि जो है वो पूरी तरीके से अवलोकन पर आधारित है। अवलोकन का क्या मतलब है कि जैसे हम क्रिकेट का मैच देखते हैं तो देखते ही तो हैं, अवलोकन तो करते हैं और उसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं कि किस खिलाड़ी ने किस प्रकार का प्रदर्शन किया, मूल्यांकन करते हैं हम। उसी तरह से जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं घटनाओं का, किसी विषय को चुनते हैं और फिर उस विषय पर हम जो भी कुछ घटनाएं घट रही हैं उससे नमूना एकत्रित करते हैं। फिर जब हम अवलोकन कर लेते हैं तो उसके बाद उसका फिर प्रयोग करके देखते हैं और फिर हम तुलना भी करते हैं। तो प्रयोग करने की भी एक विधि है, तुलना करने की भी विधि है एक, और एक ऐतिहासिक विधि भी है जिसमें हम सामाजिक जातियों का इतिहास के संदर्भ में विश्लेषण करते हैं, इतिहास से तथ्यों को जुटाते हैं सामाजिक जातियों के मामले में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें हमें इतिहास की मदद लेनी पड़ती है। तो ये 4 प्रकार की विधियां जो हैं अगस्त्य कौंत ने अपने प्रत्यक्षवाद में बताई हैं कि हमें जो है अवलोकन करना चाहिए सामाजिक घटनाओं का, वहाँ से नमूना लेना चाहिए, पहले किसी के विषय का चुनाव करें, फिर उसका निरीक्षण करें यानी अवलोकन करें, फिर उसका हम प्रयोग करें, प्रयोग की विधि अपनाएं, फिर तुलना करें। उसके बाद अगर हमको इतिहास की मदद लेनी हो तो इतिहास का भी हम सहारा ले सकते हैं। तो ये 4 प्रकार की विधियाँ उन्होंने बताई हैं। तो इन विधियों का उपयोग क्या है कि जो सामाजिक घटनाएं घट रही हैं उनकी सही वास्तविकता हम जान सकें, यानी वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो सके, इसके लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग हमें समाजशास्त्र के क्षेत्र में करना चाहिए। ये अगस्त्य कौंत ने बताया है। तो वो ये बताना चाहते हैं कि समाज शास्त्र के अध्ययन में अगर हम ईश्वर की मंशा को शामिल करते हैं, भाग्यवाद को शामिल करते हैं, अपने मन के आधार पर विश्लेषण करने लगते हैं, कल्पना का सहारा लेते हैं, तो फिर हमें सही नतीजा नहीं मिलेगा। जैसे कि भाग्यवाद में क्या माना जाता है कि मान लिए किसी के सामने कोई अवसर प्रकट हुआ और उस अवसर का उपयोग नहीं किया गया और फिर ये कहा गया कि क्या कहा जाए, भाग्य में तो ऐसा ही होना लिखा था इसलिए मैं उसका उपयोग नहीं कर पाया, ईश्वर की यही इच्छा थी। तो ये बात दिखने में तो लग रही है, लेकिन इसका विपरीत पक्ष भी है कि हम कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर की इच्छा यही थी कि हम उसका उपयोग ना करें। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे सामने अवसर आया और ईश्वर की इच्छा थी कि हम उसका उपयोग करें, लेकिन हमने उसका उपयोग नहीं किया तो वैसा ही लिख दिया गया भाग्य में हमारे। तो ये भी कहा जा सकता है, तो हम इसका फिर जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में जब हम सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें धर्म की परिधि से हट जाना चाहिए, क्योंकि उसमें वैज्ञानिकता का अभाव हो जाता है। वहाँ विश्वास चलता है, मान्यता के आधार पर, विश्वास के आधार पर चीज़ें वहाँ चलती हैं। तो जब हम समाज में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें धर्म के मामले से हट जाना चाहिए। धर्म का क्षेत्र अलग है, वो विश्वास पर आधारित है, लेकिन यहाँ पर हम जब समाज का अध्ययन करेंगे तो पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करेंगे। तो अब ये जान लेते हैं कि समाज क्या है और सामाजिक जीवन क्या है, क्योंकि ये बात अगस्त्य कौंत ने कही है। तो जैसे सेब के अलग अलग प्रकार होते हैं, होते सब सेब ही हैं, उसी तरह से समाज का निर्माण भी अलग अलग रूपों में होता है। हर प्रकार के समाज दिखाई पड़ते हैं। भारत का अपना समाज है, इंडोनेशिया का अपना है, चीन के अंदर अपना एक समाज है, वहाँ के मूल्य अलग हैं, रूस के अंदर अलग स्थिति दिखाई देती है, यूरोप के अंदर एक अलग समाज दिखाई पड़ता है, अमेरिका के अंदर अलग प्रकार का समाज है। तो पूरे विश्व में समाज का अलग अलग रूप में संगठन होता है, पुनर्गठन होता है, परिवर्तन होता रहता है। ये तो समाज की स्थिति है। अब आते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। समाज के अंदर सामूहिक जीवन भी हमारा होता है और हमारा व्यक्तिगत जीवन भी होता है, और सबके साथ ये मामला जुड़ा हुआ है। लोगों का अपना निजी जीवन भी होता है और लोगों का सामूहिक जीवन भी होता है। हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी समस्याएं पैदा होती रहती हैं। तो जब ये बात बताई गई है कि कोई भी घटना जो होती है उसके पीछे कोई ना कोई सामाजिक नियम काम करता है, तो हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हो रही हैं तो उसके पीछे भी तो कोई ना कोई नियम होगा, तो हमें उसको जानना चाहिए। तो हम कैसे जान सकते हैं? तो वही हमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारे जीवन में जो चुनौतियाँ हैं
तो वो चुनौतियाँ क्यों हैं? ऐसा हमारे जीवन में क्या है? हमारा जीवन किन मूल्यों से संचालित हो रहा है? हमारे विश्वास कैसे हैं? दूसरों के साथ हमारा संबंध कैसा है? क्या हमारे अंदर ईर्ष्या है कि नहीं? यानी हम अपने व्यक्तित्व का जब विश्लेषण करेंगे तब हमें एक कोई नमूना मिलेगा, एक ऐसा आंकड़ा मिलेगा जिसको हम जांच सकते हैं, जिसका निरीक्षण कर सकते हैं और फिर उसका प्रयोग भी कर सकते हैं और फिर उसके आधार पर हम वर्गीकरण करके उस सही निष्कर्ष निकाल सकते हैं तुलना के आधार पर। तो ये जो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है उसमें यह माना जाता है कि जो कुछ भी अध्ययन किया जाएगा, यानी सामाजिक घटनाओं का जो अध्ययन किया जाएगा वो प्रमाणों के आधार पर किया जाएगा। जैसे हमारे सामने मान लीजिए एक शेर आ रहा है तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हाँ भाई शेर आ रहा है, हम अपनी कानों से किसी बात को सुन रहे हैं, हम सूंघ करके किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हम स्पर्श करके किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जो इंद्रिय जन्य ज्ञान है वो भी क्या है, वो प्रत्यक्ष के अंदर ही आएगा। यानी प्रमाण के आधार पर ही हम कोई फैसला कर रहे हैं, किसी चीज़ का निर्णय कर रहे हैं। और यही वैज्ञानिक विधि भी होती है। विज्ञान में ही जो अनुभूत तथ्य होते हैं, ऐसे आंकड़े, ऐसे नमूने जो हमारे सामने होते हैं, कल्पना में किसी चीज़ को हम आगे नहीं लेते हैं, यानी जीते नहीं हैं, बल्कि एक नमूना हमारे सामने होता है, उसके आधार पर हम कोई नतीजा निकालते हैं। यही है प्रत्यक्षवाद, कि हमें अगर सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना है तो कल्पना से बचना होगा, ईश्वरीय इच्छा को परे रखना पड़ेगा, धार्मिक मामले को हटाना पड़ेगा, विश्वास को अपने हिसाब से हम विश्लेषण नहीं कर सकते, बल्कि वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा, तुलना करनी पड़ेगी। तब जाकर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हाँ, इस घटना के पीछे कौन से नियम काम कर रहे थे और यह घटना आगे जाके कौन सा स्वरूप ग्रहण करेगी, किस रूप में ये आगे चलेगी और इसको किस तरह से रोका जा सकता है अगर वो घटना कोई नकारात्मक है। जैसे भारत के अंदर देखें, जो भारत की राजनीतिक पार्टियां हैं उनका ही अगर अवलोकन किया जाए तो देखने में आता है कि जो बड़ी पार्टियां हैं वो छोटी पार्टियों को, यानी उनके ऊपर प्रभुत्व स्थापित करना चाहती हैं, उनके विधायकों को, सांसदों को खरीद लेती हैं, खरीदा जा रहा है। पहले भी ये चीज़ होती थी, दूसरे देशों में भी होती है। तो ये घटनाएं क्यों घट रही हैं? इसके पीछे नियम काम करते हैं। अब वो बात दूसरी है कि हम उन नियमों को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए कि हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से हम देखें, पूरे विश्व के अंदर बाज़ारवाद की व्यवस्था चल रही है। तो बाज़ारवाद कैसे चल रहा है? इसमें होता क्या है, जो पूंजीपति हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाते चले जा रहे हैं और बाकी जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, दूसरे हैं, उनको उतना धन प्राप्त नहीं हो पाता, उतनी सैलरी नहीं मिल पाती है जितना वो मेहनत करते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब ये बता दिया गया है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई नियम है, तो सीधी सी बात है कि इस बाज़ारवादी व्यवस्था के पीछे भी नियम चल रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं से शक्ति मिल रही है। तो हमें उन नियमों को जानना पड़ेगा। तो यही अगस्त्य कौंत कहते हैं कि समाज के अंदर, यानी सामाजिक जीवन में जो भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कोई भी घटना बिना कारण के घटित नहीं हो सकती। तो प्रत्यक्षवाद क्या है? प्रत्यक्षवाद जो है वो वास्तविकता को जानने का प्रयास है। इसमें वैज्ञानिक विधियों को प्रयोग करते हुए किसी भी सामाजिक घटना का वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जाता है और ये वास्तविक ज्ञान जो होता है हमारी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करता है। और जब हमारी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है तो हमारे अंदर नैतिकता का विकास होता है और जब नैतिकता का विकास होता है तो फिर मानवता का भी विकास होता है हमारे अंदर। और इससे क्या होता है, मानव कल्याण जो है वो उसकी स्थिति निर्मित होती है और धर्म का भी यही उद्देश्य है कि मानव का कल्याण हो। तो इस मामले में प्रत्यक्षवाद जो है वो धर्म से जुड़ जाता है, क्योंकि दोनों के उद्देश्य ही मानव कल्याण है। और ये मानव कल्याण होता कैसे है? वो सामाजिक प्रगति पे होता है। और सामाजिक प्रगति कैसे होती है? वो सामाजिक व्यवस्था पर आधारित होती है। अगर समाज के अंदर व्यवस्था नहीं होगी तो मानी सी बात है कि प्रगति की कल्पना हम नहीं कर सकते। तो प्रत्यक्षवाद में क्या माना जाता है कि वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए, अवलोकन का, प्रयोग का, तुलना का, इन सब का प्रयोग करते हुए हमें किसी भी विषय में, समाज से संबंधित किसी भी विषय के बारे में आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण करते हुए जो घटना घटी है उसकी वास्तविकता को जान लेना, यही प्रत्यक्षवाद का मूल है। तो प्रत्यक्षवाद जो है वो वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग पर बल देता है और हर प्रकार की कल्पना से बचने का प्रयास करता है। तो यही है प्रत्यक्षवाद, जिसमें यह माना गया है कि ब्रह्मांड के अंदर प्राकृतिक नियमों के तहत व्यवस्था चलती है।
तो समाज के अंदर आगस्त कौंत कहते हैं कि समाज में भी यही व्यवस्था है, लेकिन हम गलत अध्ययन पद्धति करते हैं, जिसके वजह से हम सामाजिक घटनाओं की सही व्याख्या नहीं कर पाते हैं। तो ये बताते हैं कि जब तक जो है हम तटस्थ होकर के, एकदम निष्पक्ष होकर के विचार नहीं करेंगे, हर प्रकार की मान्यताओं को अलग करेंगे नहीं करेंगे, तब तक हम सामाजिक घटनाओं की सही व्याख्या नहीं कर सकते। अब अगर हम व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो व्यक्तिगत जीवन में भी हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तो हमने अपने व्यक्तिगत जीवन को भी देखना चाहिए कि क्या हमारे अंदर ईर्ष्या तो नहीं है, हमारी मान्यताएं क्या हैं, दूसरे लोगों के विषय में हम किस प्रकार का नज़रिया रखते हैं। यानी हमें अपने व्यक्तित्व के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। जब हम अपने व्यक्तित्व को सही तरह से जान लेंगे तब जाकर के हमें अपनी कमियों का ज्ञान होगा, फिर जाकर के हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे जीवन में असफलता का जो भी रूप होगा उसके पीछे कोई ना कोई नियम ज़रूर काम कर रहा होगा, कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा, तो उसको रिमूव करना होगा। जैसे ही उसको हटा देंगे हमें सफलता मिलने लगेगी, हमारा पथ जो है वो प्रशस्त हो जाएगा, खुल जाएगा। तो इसलिए अपने व्यक्तित्व के संबंध में भी, अपनी परिस्थितियों के संबंध में भी हमें ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। और जब हम सामाजिक जीवन जी रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हमारा आचरण कैसा है। क्योंकि अगर हमारा आचरण सही नहीं होगा, हम सही शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इससे दूसरों का अहित भी हो सकता है। और अगर हम दूसरों का अहित करेंगे, सही रास्ते पर चल नहीं रहे हैं, ईमानदारी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में जो प्राकृतिक नियम हैं वो हमें पकड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब वो ब्रह्मांड के अंदर हर प्रकार की व्यवस्था को स्थापित कर रहे हैं, तो उसी ब्रह्मांड के अंदर तो इंसानों का जीवन भी चल रहा है, तो वो नियम कहीं ना कहीं हमको भी पकड़ेंगे। तो ये कहा भी जाता है कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। तो ये मान्यता किस आधार पर चल रही है? इस आधार पर चल रही है क्योंकि लोगों ने अवलोकन किया है कि जिन लोगों ने गलत काम किए हैं, दूसरों को सताया है, उनका अंजाम सही नहीं हुआ है, ऐसा देखा जाता है। तो ये निरीक्षण के आधार पर ये विश्वास पैदा हुआ कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो इसलिए जो है आगस्त कौंत का जो प्रत्यक्षवाद है उसके बारे में मुझे अब लगता है कि एकदम स्पष्ट हो गया होगा आपको कि वो ये बताते हैं कि समाज के अंदर जो भी घटना घटती है, चाहे किसी भी क्षेत्र में घट रही हो, उसके पीछे निश्चित नियम होते हैं। अब हम उन नियमों को कैसे जानेंगे? तो उसके लिए हमें विज्ञान का सहारा लेना होगा, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में प्रयोग किए जाते हैं, उसी तरह से हमें तथ्यों को लेकर के, यानी समाज के अंदर किसी विषय को चुने, जैसे राजनीति का ही क्षेत्र चुन लिया, तो उस क्षेत्र को चुन करके हम अवलोकन करें, उसके आधार पर कुछ हम डेटा कलेक्ट करें, नमूना इकट्ठा करें, फिर उसका जो है वो हम परीक्षण करें, प्रयोग करें, तुलना करें। तो इन सब माध्यमों से जो निष्कर्ष निकलेगा वो हमें ज़्यादा प्रामाणिक ज्ञान उपलब्ध कराएगा। उसके आधार पर हम सही नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि कोई घटना क्यों घट रही है और उसको कैसे रोका जा सकता है। क्योंकि जब तक हम घटनाओं के स्वरूप को नहीं समझेंगे, पीछे जो नियम काम कर रहे हैं उसको नहीं समझेंगे, तब तक हम किसी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था कैसे करेंगे सुधार की। क्योंकि समाज के अंदर अगर विकृति पैदा हो रही है तो उसको रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगर हम नहीं रोकते हैं तो सामाजिक व्यवस्था जो है बिगड़ेगी, और जैसे ही सामाजिक व्यवस्था बिगड़ेगी प्रगति का रास्ता रुक जाएगा, क्योंकि सोशल ऑर्डर से ही प्रगति होती है। तो ये है आगस्त कौंत का प्रत्यक्षवाद, और मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को एकदम स्पष्ट हो गई होगी। और इसीलिए मैंने इस सिद्धांत को चुना था, क्योंकि ये सिद्धांत हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ है ना। हमारे जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। हम अपने आचरण को देखें, किस तरह से हम दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, हम दूसरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, हम अकेले होकर के किसके बारे में किस प्रकार का मत रखते हैं, हमारे जीवन में अध्ययन की कितनी भूमिका है, हमारा समय कैसे व्यतीत हो रहा है, किन बातों में हम लगे हुए हैं, कहीं हम ज़्यादा कल्पना तो नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा सोचते तो नहीं हैं, अगर सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं। ये सारी बातें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। क्योंकि अगर हम खुद को संभाल नहीं सके तो मानी सी बात है कि समाज के अंदर गतिशीलता होती है, समाज में प्रवाह दिखता है, तो फिर हम अगर ज़्यादा सोचने लगेंगे तो क्रियाशील कम रहेंगे, मेहनत कम होगी, तो नतीजा हमको नहीं मिल पाएगा। और अगर हमारे अंदर किसी प्रकार की कमी है और उस कमी को दूर करने के लिए हमने कोशिश नहीं की, अगर वो समस्या हमसे दूर नहीं हो रही है तो हमें किसी की मदद लेनी चाहिए। उस मदद के माध्यम से एक शक्ति निर्मित होगी और वो उस समस्या का कहीं ना कहीं अंत होगा। अगर हम खुद अकेले हो जाते हैं और अकेले होकर के ही अपनी ही शक्तियों के आधार पर काम कर रहे हैं तो हमारी शक्तियां तो सीमित भी हो सकती हैं ना। और जिनके पास अनुभव है, जो अनुभवी लोग हैं, वो सही रास्ता मिनटों में बता देंगे।
तो उससे हमारा समय भी बच जाएगा और हमें सही रास्ता मिल जाएगा अपनी समस्याओं से निपटने के लिए। तो अपने जीवन में जो भी समस्याएं हमारे आ रही हैं उसका समाधान हमें खुद करना होगा, और जो कुछ भी समस्या पैदा हो रही है उसके पीछे निश्चित नियम काम कर रहे हैं, और सामाजिक घटनाओं में भी यही नियम काम करते हैं, क्योंकि सामाजिक जीवन में भी तो हमारा अपना व्यक्तिगत जीवन भी शामिल है। जो भी घटना प्रकट हो रही है वो तो हमारे कहीं ना कहीं इंसानों की अपनी क्रियाशीलता का ही तो परिणाम है। लोग ही तो क्रिया कर रहे हैं और उन्हीं क्रियाओं से सामाजिक घटनाओं का जन्म हो रहा है। जो भी समाज में घटनाएं घट रही हैं वो तो लोगों की गतिविधियों का ही तो परिणाम है। तो ये अगस्त्य कौंत कह रहे हैं कि समाजशास्त्र के अंदर जो है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके जो है प्रयोग एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो है वो सामाजिक घटनाओं के पीछे जो नियम काम कर रहे हैं उनको जानना चाहिए, तब जाकर हमको वास्तविक ज्ञान होगा। और जब तक हमें वास्तविक ज्ञान नहीं होगा हमारा बौद्धिक विकास नहीं हो सकता। तो ये मैंने आपके सामने ये मत प्रस्तुत किया है। तो यहीं पर मुझे अनुमति दे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें ताकि लोगों को जानकारी मिल जाए। समाज के अंदर जो सहयोग की स्थिति होती है उससे बहुत नतीजे निकलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक जो है आप जो है मेरा वीडियो शेयर करेंगे। तो यहीं पर मुझे अनुमति दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।